हे लिसनर्स, दिस इज दीपांश। दिस इज प्रियांश। सो कैसे हैं आप लोग? वी होप अच्छे ही होंगे। सो गाइस, जो आज का इंसिडेंट हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो महज एक इंसिडेंट नहीं है। वो सच्चाई है एक ऐसे नेशन की जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा डेवलप बताता है और अपने सिटीजन्स के साथ किसी भी तरह की पार्शियलिटी ना होने का दावा भी करता है। बट एट द सेम टाइम इन द पास्ट वो नेशन अपने एक माइनर सिटीजन के साथ इतना बुरा भी कर चुका है कि इसको जो आज भी सुनता है वो चौंक जाता है। तो क्या था ये रियल इंसिडेंट? बने रहिए हमारे साथ जानने के लिए टिल द एंड ऑफ द वीडियो, एंड विद दैट सेड लेट्स रोल द इंट्रो। ये इंसिडेंट है ईयर 1944 में अमेरिका के साउथ कैरोलिना में रहने वाले एक ब्लैक लड़के जॉर्ज टिनी की। जॉर्ज की उम्र 1944 में लगभग 14 साल के आसपास थी। वो एक बहुत ही शांत स्वभाव वाला लड़का था जिसे हर कोई पसंद करता था। मार्च 1944 की एक शाम को जॉर्ज अपनी बहन के साथ कैरोलिना सिटी के एक ऐसे एरिया में जाता है जिसकी मेजरली पॉपुलेशन वाइट की थी। तभी उस एरिया में घूमते हुए जॉर्ज और उसकी बहन को दो गोरी लड़कियां जिनका नाम मैरी और बेटी था और जिनकी एज लगभग 11 और 8 साल थी वो मिलती हैं। और वो दोनों लड़कियां जॉर्ज और उसकी बहन को रोक के पूछती है कि क्या आपको कोई ऐसा एरिया मालूम है जहाँ पे हमें बहुत सारे फूल मिल सके। तो उनकी ये बात सुनकर जॉर्ज और उसकी बहन पहले उनसे सॉरी बोलते हैं कि नहीं, हमें कोई ऐसा एरिया मालूम नहीं है क्योंकि हम इस एरिया में ही नहीं है, हम तो सिर्फ यहाँ पे किसी काम से आए। उनकी ये बात सुनकर मैरी और बेटी इट्स ओके बोलकर आगे बढ़ जाती हैं और जॉर्ज और उसकी बहन भी अपने घर की तरफ चले जाते हैं। बट उसके अगले ही दिन मैरी और बेटी की लाश कैरोलिना की एक बहुत ही गंदे नाले के पास बहुत बुरी हालत में मिलती है, जिसमें कि उन दोनों की लाश का सिर कुचला हुआ होता है और उनकी बॉडी पे सेक्सुअल अब्यूज के भी निशान मिलते हैं। फिर शुरू होती है इस केस की इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को किसी एक अननोन पर्सन के थ्रू ये पता चलता है कि लास्ट टाइम मैरी और बेटी को एक ब्लैक गाय जॉर्ज टीनी के साथ देखा गया था। बस फिर क्या था, पुलिस वाले बिना किसी देरी के जॉर्ज के घर पे जाते हैं और उसको बिना किसी अरेस्ट वारंट के उसके घर से उठा लेते हैं और अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। पहले तो जॉर्ज को ये समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ ये हो क्या रहा है, बट जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचता है तो उसे सारी बातों का पता चलता है और वो हैरान रह जाता है। फिर पुलिस जॉर्ज की इंटेरोगेशन स्टार्ट करती है एंड व्हाइल द इंटेरोगेशन ऑफ जॉर्ज उसके साथ कई तरीके के टॉर्चर भी किए जाते हैं। बट जॉर्ज उनसे सिर्फ एक ही बात बोलता है कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, बल्कि मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, इनफैक्ट मैं उन लड़कियों को पर्सनली जानता भी नहीं हूँ। बट पुलिस वाले जॉर्ज की एक भी नहीं सुनते हैं और उसको लगातार टॉर्चर करते रहते हैं और उसको मजबूर करते हैं ये कन्फेस करने के लिए कि हाँ, मैंने ही उन दोनों लड़कियों का मर्डर किया है। बट जब जॉर्ज ऐसा नहीं करता तो वो खुद ही एक प्लेन पेपर पे कन्फेशन लिखते हैं और जबरदस्ती जॉर्ज के साइन उस पे ले लेते हैं। तो गाइस, अब आप ये सोच रहे होंगे कि जॉर्ज के साथ ये सब कुछ हो क्यों रहा है। तो इसका रीजन है कि जॉर्ज ब्लैक कम्युनिटी से बिलोंग करता था और उस टाइम अमेरिका में ब्लैक्स और व्हाइट्स के बीच एक पार्शियलिटी बनी रहती थी और व्हाइट पीपल ब्लैक्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनको हमेशा एज अ क्रिमिनल देखते थे। फिर कन्फेशन पे जबरदस्ती जॉर्ज के साइन लेने के बाद पुलिस उसको कोर्ट में लेके जाती है जहां पे उसके ट्रायल स्टार्ट होते हैं। ट्रायल के दौरान पुलिस उस पे बहुत तरह के एलिगेशंस लगाती है और कोर्ट के सामने वो कन्फेशन लेटर भी पेश करती है जिस पे जॉर्ज के साइन थे। बट आपको ये पता ही होगा कि पुलिस के सामने दिए गए कन्फेशन की वैल्यू कोर्ट में नहीं होती है। बट पता नहीं कैसे वहां की कोर्ट भी उस कन्फेशन को मान लेती है और ट्रायल को आगे बढ़ाती है। और इस ट्रायल के दौरान जॉर्ज को एक सरकारी वकील भी प्रोवाइड कराया गया था, बट वो सिर्फ नाम का वकील था क्योंकि वो हमेशा चुप बैठा रहता था और इस ट्रायल के दौरान वो जॉर्ज के बचाव में कभी कुछ नहीं बोलता था। बल्कि जॉर्ज हमेशा खुद ही कोर्ट के सामने ही कहता रहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और बल्कि मेरे पास तो ऐसा कुछ रीजन भी नहीं है करने के लिए। बट उसकी कोई भी एक नहीं सुनता। फिर जून 1944 में कोर्ट अपना फाइनल वर्डिक्ट देती है और जॉर्ज को सजाए मौत का फैसला सुनाती है। जी हाँ, एक 14 इयर्स ओल्ड को डेथ पेनल्टी। और आपको ये जानकर और भी ज्यादा शौक लगेगा कि कोर्ट ने इस फैसले के साथ एक और फैसला सुनाया
जिसमें कि जॉर्ज इस डेथ पेनल्टी के खिलाफ किसी भी हायर कोर्ट में रीअपील तक नहीं कर सकता था। उन दोनों लड़कियों की लाश मिलने और इस फाइनल वर्डिक्ट के आने तक महज 2 से 3 महीनों का समय लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अमेरिका का पूरा सिस्टम ही जॉर्ज को दोषी साबित करने पे तुला हुआ है। इन 2-3 महीनों के बीच जॉर्ज को कभी भी उसके किसी फैमिली मेंबर से मिलने नहीं दिया गया और उसको और भी ज्यादा टॉर्चर किया गया कोर्ट के सामने एक्सेप्ट करने के लिए कि उसने ही ये सब कुछ किया है। 16 जून 1944 का वो दिन जिसमें जेल स्टाफ जॉर्ज के पास आता है और उसको उसके सेल से बाहर निकालकर एक स्पेशल रूम की तरफ ले जाने लगता है। एंड हाँ, आप में से काफी लोग जो सोच रहे हैं ये वही था। ये स्पेशल रूम था एक एग्जीक्यूशन रूम जिसमें लोगों को सजाए मौत दी जाती थी। उस रूम में ले जाकर जॉर्ज को एक स्पेशल चेयर पे बैठा दिया जाता है जिससे काफी सारे इलेक्ट्रिक वायर्स कनेक्टेड थे, क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका में एग्जीक्यूशन इलेक्ट्रिक चेयर के थ्रू ही दिया जाता था। उस चेयर पे बिठाने के बाद कुछ ऑफिशियल्स उसके पास आते हैं और उसको उस टाइम भी मारते हुए ये एक्सेप्ट करने के लिए कहते हैं कि उसने ही ये सब कुछ किया है। बट जॉर्ज रोते हुए सिर्फ एक बात बोलता है, नो सर। जॉर्ज का ये जवाब सुनकर पुलिस हार मान लेती है और दूर जाकर खड़ी हो जाती है। तभी वहां पर एक इलेक्ट्रीशियन आता है और जॉर्ज को इलेक्ट्रिक चेयर से बांधना स्टार्ट कर देता है। बट उसमें उसे काफी दिक्कत होती है क्योंकि वो चेयर बच्चों के लिए डिजाइन की ही नहीं गई थी और जॉर्ज के बॉडी पार्ट्स उस चेयर के लिए काफी छोटे थे। जॉर्ज को बांधने के बाद उस कमरे का माहौल बहुत ज्यादा शांत हो जाता है और वहां पे मौजूद सभी लोग एग्जीक्यूशन का राइट टाइम आने का वेट करने लगते हैं और वो सही टाइम आते ही एक ऑफिशियल एक लीवर के पास जाता है और उस लीवर को खींच देता है जिससे 24,000 वोल्ट का करंट जॉर्ज के शरीर के थ्रू होते हुए गुजर जाता है और जिससे जॉर्ज की एक बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। एंड गाइज, वी नो दैट कि आप में से काफी लोग फिलहाल इमोशनल भी हो रहे होंगे और जॉर्ज के पेन को महसूस भी करने की कोशिश कर रहे होंगे क्योंकि ये केस कुछ है ही ऐसा। बट आपको बता दें कि ये केस यहीं पर खत्म नहीं होता है। इस केस की एंडिंग अभी बाकी है जिसे हम पूरी तरीके से हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते, बट हाँ, उसे सुनकर आपको थोड़ी खुशी और सेटिस्फेक्शन जरूर मिलेगा क्योंकि उसमें जॉर्ज निर्दोष साबित हो जाता है। तो ये बात है इस इंसिडेंट के लगभग 70 साल बाद यानी कि 2014 की। तो होता यूं है कि अमेरिका के 2 लॉयर्स जिनका नाम मैकेंजी और मैट बर्जस था, वो कुछ पुरानी केस स्टडीज पढ़ रहे होते हैं और तभी उनके सामने जॉर्ज का केस आता है जिसे पढ़कर वो शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है और उन्हें इस केस में काफी सारे लूप होल्स भी नजर आते हैं, जिसके बाद वो इस केस को रीओपन कराने का फैसला करते हैं। और इस केस पे काफी रिसर्च करने के बाद वो लोग इस केस को रीओपन करते हैं और कोर्ट के सामने वो लूप होल और काफी सारे सबूत पेश करते हैं जो जॉर्ज को इनोसेंट साबित करने के लिए काफी इम्पोर्टेंट थे। तो जो पहला सबूत वो कोर्ट के सामने पेश करते हैं वो ये था कि जॉर्ज या उसकी फैमिली में से कोई भी उन दोनों लड़कियों को पर्सनली नहीं जानता था, तो जॉर्ज के पास कोई भी रीजन नहीं था उन लड़कियों का मर्डर करने के लिए। और दूसरी बात ये कि जॉर्ज खुद एक 14 साल का बच्चा था और उसके लिए उन दोनों लड़कियों को अकेले पकड़कर उनके साथ ऐसा टॉर्चर करना लगभग इम्पॉसिबल था। और तीसरा प्रूफ ये कि जिस टाइम पे इन दोनों लड़कियों का कत्ल हुआ था उस टाइम जॉर्ज अपने ही घर पर था और इस चीज को उसके काफी सारे नेबर्स ने भी एक्सेप्ट किया। और सबसे बड़ा सबूत जो उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया वो ये था कि जितनी बुरी तरीके से उन दोनों लड़कियों का सिर कुचला गया था वो सिर्फ एक पर्टिकुलर वेट के पत्थर या किसी भारी चीज से ही पॉसिबल था, बट जॉर्ज की एज के बच्चे के लिए उतना भारी पत्थर एक पर्टिकुलर हाइट से उठा के 2 से 3 बार फेंकना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर ये सारे लूप होल्स और सबूत सुनने के बाद अमेरिका के कोर्ट ने भी ये माना कि जॉर्ज के साथ जो भी हुआ वो इनह्यूमन था और वो उस टाइम के कोर्ट पे और पूरे सिस्टम पे एक सवाल खड़े करता था। एट द एंड कोर्ट अपना फैसला सुनाती है और जॉर्ज को इनोसेंट डिक्लेयर करती है। हे लिसनर्स, तो कैसे लगी आपको जॉर्ज की स्टोरी? कमेंट करके बताइए हमें अपने थॉट्स इस केस के बारे में। और तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।